तो बेटे आज हमें डिस्कस करना है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना है। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। और इंग्लिश में भी नाम लिखना चाहो तो इसका लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में या वर्गीकरण के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले तो आपको सीखना है कि ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, कार्बनिक यौगिक को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। उनमें जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं खुली श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि खुली श्रृंखला यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली हुई श्रृंखला पाई जाती है, यानी श्रृंखला के सिरे आपस में जुड़कर किसी चक्र या वलय या रिंग का निर्माण नहीं करते हैं। तो जब पहला प्रकार खुली श्रृंखला यौगिक है तो दूसरा प्रकार आपको पता ही चल गया होगा, क्या होगा? दूसरा प्रकार होता है बंद श्रृंखला यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं खुली श्रृंखला यौगिक और एक होते हैं बंद श्रृंखला यौगिक। अब आपको मैं इनके कुछ और नाम भी बताता हूं, क्योंकि बुक्स में इनके अलग अलग नाम हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। देखो, खुली श्रृंखला यौगिकों का एक नाम है इनका विव्रत श्रृंखला यौगिक। तो इन्हें हम विव्रत श्रृंखला यौगिक भी कहते हैं। इसी तरीके से इन्हें हम कहेंगे संवृत श्रृंखला यौगिक, ध्यान रखना। और इनका एक नाम है अचक्रीय यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिकों को अचक्रीय यौगिक भी कहते हैं। तो आप इन्हें अचक्रीय यौगिक भी कह सकते हो, ध्यान रखना। और जब इन्हें आपने अचक्रीय यौगिक कहा तो बंद श्रृंखला का मतलब वो श्रृंखला, वो जो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, यदि वो एक चक्र बना लेगी, बंद हो जाएगी, उसके सिरे जुड़ जाएंगे आपस में, तो एक चक्र बनेगा। तो इसे यदि आप खुली श्रृंखला यौगिकों को अचक्रीय यौगिक कहते हो तो बंद श्रृंखला यौगिकों को आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? चक्रीय यौगिक। तो इन्हें हम चक्रीय यौगिक के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखो कि ये जो खुली श्रृंखला यौगिक हैं, इनका एक नाम और बहुत ज्यादा फेमस है, एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनका नाम एलिफेटिक कंपाउंड्स है। और इनका एक नाम फेमस है बहुत, साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये चार नाम मैंने आपको बता दिए। क्या क्या बताया कि कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो खुली श्रृंखला यौगिक कह दो, या विव्रत श्रृंखला यौगिक, या अचक्रीय यौगिक, या एलिफेटिक यौगिक, इनका एक ही मतलब है। दूसरा प्रकार है बंद श्रृंखला यौगिक या संवृत श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक या साइक्लिक कंपाउंड। इनमें कार्बन परमाणुओं की खुली हुई श्रृंखला पाई जाती है, यानी उसके सिरे स्वतंत्र रहते हैं। मैं इसे आगे डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो मैं आपको पूरा एक सिस्टम बताऊंगा कि किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। फिर मैं एक एक पॉइंट को पकड़ूंगा। जैसे खुली श्रृंखला यौगिकों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपको, बंद श्रृंखला यौगिकों के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो सिर्फ इतना समझो कि ये जो खुली श्रृंखला यौगिक हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। खुली श्रृंखला यौगिक होते हैं दो प्रकार के, जिनमें से पहला प्रकार तो होता है हाइड्रोकार्बन। अब ये जो मैंने हाइड्रोकार्बन लिखा है ना, हिंदी में भी नाम इनका हाइड्रोकार्बन ही है, इसलिए हिंदी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदी में यदि आप लिखोगे हाइड्रोकार्बन ही लिखोगे। और हाइड्रोकार्बन फिर दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, HC का मतलब हाइड्रोकार्बन है।
और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब सवाल आपके दिमाग में खड़ा हो रहा होगा कि सर हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वैसे मैं बता देता हूं, आगे तो बताऊंगा ही। हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, बस। नाम से ही पता चल रहा, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले कार्बनिक यौगिक। वास्तविकता में हाइड्रोकार्बन ही कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। और मैंने बताया हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त। भाई ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, इन्हें भी मैं समझाऊंगा आपको, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं इन्हें भी समझाऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। अभी तो सिर्फ ध्यान रखना है आपको कि खुली श्रृंखला यौगिकों का पहला प्रकार मैंने बताया आपको हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन बताए दो तरह के, संतृप्त और असंतृप्त। अभी छोटी सी बात बताता हूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। पर इनके नाम क्यों रखे गए संतृप्त और असंतृप्त, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। अभी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं यानी खुली श्रृंखला यौगिक, इनका दूसरा प्रकार होता है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, व्युत्पन्न कहते हैं डेरिवेटिव को जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। तो आपको खुली श्रृंखला यौगिकों के बारे में तो इतने पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहले तो पढ़ना है कि खुली श्रृंखला यौगिक किसे कहते हैं, फिर पढ़ना है खुली श्रृंखला यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन और एक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। फिर पढ़ना है कि हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो यहां तो सिमट जाएंगे खुली श्रृंखला यौगिक। पर जो हमारे बंद श्रृंखला यौगिक है ना, इनका वर्गीकरण हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे खुली श्रृंखला यौगिकों के वर्गीकरण में तो दो प्रकार के ही आएगा, हाइड्रोकार्बन आए और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न आए। पर बंद श्रृंखला यौगिकों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं दो प्रकार से। यहां से मैं लिखता हूं कि इनका वर्गीकरण आप दो प्रकार से कर सकते हो। उनमें से एक वर्गीकरण तो होता है संरचना के आधार पर, तो मैं यहां लिख देता हूं संरचना, संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर यदि आप वर्गीकरण करते हो तो इस आधार पर बंद श्रृंखला यौगिक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पहला प्रकार यहां बताऊंगा और नंबर दो दूसरा प्रकार बताऊंगा यहां, ठीक है। और गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर भी बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हम यहां लिखेंगे और दूसरा प्रकार यहां लिखेंगे, ध्यान से समझना। जब हम संरचना के आधार पर चक्रीय यौगिकों की बात करते हैं तो संरचना के आधार पर चक्रीय यौगिक का जो पहला प्रकार है उन्हें कहते हैं हम समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय, या फिर इसका एक नाम और भी है, इसका एक नाम है कार्बोचक्रीय, कार्बोचक्रीय यौगिक, समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक। वैसे इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में भी इसका नाम जैसे समचक्रीय, सम के लिए हम शब्द यूज करते हैं होमो, तो आप इन्हें कह सकते हो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जब मैं इसे डिटेल में पढ़ूंगा तो वहां आपको बताऊंगा। समचक्रीय यौगिक ऐसे चक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें चक्र का निर्माण केवल कार्बन परमाणुओं द्वारा होता हो, जब तो इनका दूसरा नाम कार्बोचक्रीय यौगिक है। और एक होते हैं विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये होमोसाइक्लिक थे ऊपर वाले, ये हेट्रोसाइक्लिक हैं। तो विषम चक्रीय यौगिक उन्हें कहते हैं ऐसे चक्रीय यौगिक जिनके चक्र के निर्माण में कार्बन के अलावा कोई दूसरे तत्व के परमाणु भी हिस्सा लेते हों। अब आ जाओ आप गुणों के आधार पर। यदि गुणों के आधार पर आप बंद श्रृंखला यौगिकों का वर्गीकरण करोगे तो भी बंद श्रृंखला यौगिक दो प्रकार के ही होंगे। उनमें से पहला प्रकार तो होता है एलिसाइक्लिक का,
एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये हिंदी में भी नाम इसका एलिसाइक्लिक ही लिखा जाता है। जो नाम मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं ना, तो समझ जाना कि ये हिंदी में भी यही नाम है। यदि मैं हिंदी में लिखता तो एलिसाइक्लिक ही लिखता। और दूसरा प्रकार होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखो जरा ध्यान से, मैं इन सारी बातों को आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स आए हैं सभी को पढ़ाऊंगा। मैं आपको खुली श्रृंखला यौगिक पढ़ाऊंगा, हाइड्रोकार्बन भी पढ़ाऊंगा, संतृप्त और असंतृप्त दोनों बताऊंगा, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न भी पढ़ाऊंगा, फिर बंध श्रृंखला यौगिक बताऊंगा किसे कहते हैं, और बंध श्रृंखला यौगिकों का संरचना के आधार पर वर्गीकरण भी बताऊंगा, और गुणों के आधार पर भी। अभी मैंने क्या बताया आपको कि खुली श्रृंखला यौगिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव या व्युत्पन्न। अब ये जो आपके हाइड्रोकार्बन हैं, ये फिर दो प्रकार के हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो साइक्लिक कंपाउंड हैं या बंध श्रृंखला यौगिक, इनका वर्गीकरण आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो संरचना के आधार पर और एक तो गुणों के आधार पर। संरचना के आधार पर ये दो तरह के होते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय, और गुणों के आधार पर भी दो तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार तो ये पढ़ने हैं। ये पूरा वर्गीकरण हो चुका है कार्बनिक यौगिकों का। अब मैं इसमें से एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से पोज करके लिखो पहले आप, फिर एक्सप्लेन करता हूं हर एक चीज को। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो हमें जितने भी हमने खुली श्रृंखला यौगिकों के बारे में पढ़ना है उसे पढ़ते हैं पहले, और फिर पढ़ेंगे हम बंध श्रृंखला यौगिकों के बारे में। नाम मैंने आपको बता ही दिए कि खुली श्रृंखला यौगिकों के 4 नाम हो सकते हैं, और एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो मैंने अभी आपको वर्गीकरण का एक चार्ट सा बनवाया है ना, ये आपको जरूर बनाना है अपनी नोटबुक में, जिससे आपको इनके दूसरे नाम भी सारे पता चल जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको खुली श्रृंखला यौगिक तो पता है पर विवृत श्रृंखला यौगिक, अचक्रीय यौगिक, एलिफेटिक कंपाउंड्स, इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग लिख लो आप, हेडिंग नंबर 1, खुली श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक, इनका एक नाम जरूर आपको पता होना चाहिए, एलिफेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड्स, ये नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो खुली श्रृंखला यौगिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। भाई इनकी खासियत यह है कि इनमें कार्बन परमाणुओं की खुली हुई श्रृंखला पाई जाती है। तो एक लाइन में लिख लो आप, कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है। मतलब ये यौगिक कैसे होते हैं कि इनमें कार्बन परमाणुओं की खुली हुई श्रृंखला होती है। कैसे होती है खुली श्रृंखला, देखो मैं बताता हूं, यहां से देखते हैं। जैसे मान लो मैंने 2 कार्बन इस तरीके से जोड़ दिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये वाला सिरा और ये वाला सिरा फ्री है, ये घूम के आपस में जुड़ तो नहीं रहे, तो ये खुली श्रृंखला है कार्बन परमाणुओं की। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथ, और बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम एथेन होगा। इथेन भी कह सकते हो, एथेन भी कह सकते हो, एथेन भी कह सकते हो। ध्यान सिर्फ इसका एन का रखना है। और इसका नाम एथेन मैंने कैसे बोल दिया, अभी सबके समझ में नहीं आएगा। वैसे कुछ बच्चों को पता है इस चीज का, पहले से ही 10th क्लास में पढ़ के आए हैं ढंग से, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैं नामकरण में तो मैं सिखाऊंगा इस बात को, ये तो सारी बातें मुझे सिखानी है। अब यदि मैं कह दूं आपको कि भाई ये तो 2 कार्बन थे, इसे देखो जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसे देखो, बताओ कार्बन 3 परमाणु है कार्बन के, खुली हुई श्रृंखला है या नहीं है।
कार्बन परमाणुओं की खुली हुई श्रृंखला है, कोई इनके सिरे आपस में जुड़ तो नहीं रहे, चक्र तो नहीं बना रहे, तो ये भी खुली श्रृंखला यौगिक है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन, प्रोपेन है इसका नाम। क्या नाम है इसका? प्रोपेन। इसी तरीके से यदि मैं कहूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें भले ही डबल बॉन्ड हो पर ये दोनों सिरे तो खुले हुए पड़े, यानी खुली श्रृंखला यौगिक है। 2 कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड को कहते हैं ईन, एथीन है इसका नाम। ठीक है, वैसे इसे इथाइलिन भी कहते हैं। तो इसी तरीके से यदि मैं कहूं आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इसमें क्लोरीन आ गया, पर है तो ये भी खुली श्रृंखला यौगिक। श्रृंखला तो कार्बन परमाणुओं की खुली हुई है, 2 कार्बन है और क्लोराइड जुड़ा हुआ है। 2 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप को हम कहते हैं इथाइल, और क्लोराइड जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड, या फिर आप इसे क्लोरोइथेन भी कह सकते हो। क्लोरोइथेन भी कह सकते हो। कैसे कह सकते हो, सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ हम वर्गीकरण की बात कर रहे, तो ये होते हैं खुली श्रृंखला यौगिक। ठीक है, अब अगली बात आई कि सर खुली श्रृंखला यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि खुली श्रृंखला यौगिक होते हैं 2 प्रकार के, एक तो हाइड्रोकार्बन और एक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं स्टार लगा के कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। खुली श्रृंखला यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? सबसे पहले हम पढ़ेंगे, नंबर फर्स्ट लिखते हैं, चलो फर्स्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो आप कहोगे कि सर हाइड्रोकार्बन, चलो हेडिंग लिख ली, हिंदी में भी इसे हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। सवाल ये खड़ा हुआ कि सर हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा कि इनमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, तीसरी चीज कुछ नहीं होने की हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो केवल कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक। तो जिन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ ना हो, या हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ ना हो, उन यौगिकों को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब मैंने आपको भी बताया था कि हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। तो हम यहां लिखेंगे कि पुनः 2 प्रकार हाइड्रोकार्बन। फिर दोबारा से कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जल्दी से पॉज करके लिखो आप। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि खुली श्रृंखला यौगिक या एलिफेटिक यौगिक वे हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है। जैसे ये श्रृंखला खुली है, ये भी खुली, ये भी खुली, ये भी खुली। फिर बताया आपको कि खुली श्रृंखला यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला बताया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वे हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। देखो, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है, पर इसमें तो है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन भी तो है। तो इसे मैं हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकता हूं। ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है। पॉज करके लिखो जल्दी से। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो हमें पता चला कि खुली श्रृंखला यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली हुई श्रृंखला पाई जाती है, यानी उस श्रृंखला के दोनों सिरे स्वतंत्र होते हैं, वे आपस में जुड़कर किसी चक्र या रिंग का निर्माण नहीं करते हैं। फिर पता चला कि खुली श्रृंखला यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन और एक तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हमने पढ़ लिया कि हाइड्रोकार्बन कहते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिकों को जिनमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, भले ही हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो या कार्बन के कितने हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तत्व देखो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और तो नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं। फिर दोबारा से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो पहला प्रकार देखो क्या है, हेडिंग नंबर ए लिखो आप। पहला प्रकार है संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या संतृप्त को आप कह सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? संतृप्त कहते हैं पूरे भरे हुए को, जो पूरा भरा हुआ हो, ठीक है। भरा हुआ का मतलब फुल्ली फिल्ड। संतृप्त उसे ही कहते हैं। जैसे मान लो हमारे घर पंडित जी खाना खाने के लिए आए और उन्होंने 1 पूरी खाई, 2 खाई, 3 खाई, 15 खाई, 20 खाई, 25 खाई, 26वीं पूरी जब मैं लेके गया उनके सामने, उन्होंने कहा बस बेटा बस, मैं संतृप्त हो चुका हूँ। संतृप्त हो चुका हूँ का मतलब पूरा भर चुका हूँ यहाँ तक, गले तक, और नहीं खा सकता है। तो संतृप्त शब्द का मतलब यही होता है, पूरा भरा हुआ, ठीक है। अब पूरे भरे हुए हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे? यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक कार्बन है और उस कार्बन ने 4 बॉन्ड इस तरीके से बना लिए, हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से 4 बॉन्ड उसने बना लिए हैं इस तरीके से, और यदि उसने 4 बॉन्ड बना लिए हैं और मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर तो हाइड्रोजन का रिएक्शन करना है, मुझे हाइड्रोजन का रिएक्शन करना है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर तो हाइड्रोजन का रिएक्शन होने का ही नहीं, क्योंकि कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड पहले से ही बने हुए हैं। हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा? कहीं भी नहीं जुड़ सकता है, तो पूरा भरा हुआ है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, आपको पता है, और 4 इसने बॉन्ड बना रखे, तो कहां जुड़ जाएगा हाइड्रोजन? कहीं भी नहीं जुड़ सकता। और यदि मैं आपको कह दूं कि कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, 3 हाइड्रोजन इसके पास हैं इस तरीके से, और 3 हाइड्रोजन इसके पास हैं इस तरीके से, और अब आपको कहूं कि इसका रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ करा दो, तो हो जाएगा रिएक्शन? कोई होने का ही नहीं रिएक्शन, क्योंकि इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो रहे, इसके भी 4 पूरे हो रहे, यहाँ रिएक्शन नहीं होने का। तो जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो इस सिंगल बॉन्ड के कारण जो हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होता है, उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखा सकता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसीलिए तो कहा उसे, क्योंकि वो भरा हुआ है, पूरा सिंगल बॉन्ड है उसमें बने हुए सारे, और सिंगल बॉन्ड है तो योगात्मक अभिक्रिया कहां दिखा देगा? जब पंडित जी गले तक छक चुके हैं तो मैं और ज्यादा पूरियां या कचौरियां कहां से खा लेंगे? नहीं खा सकते बिल्कुल भी, ठीक है। तो समझ में आई ना बात? हमें एक बात समझ में आई कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं कि जिसमें, लिखता हूं, इनमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो यदि आपको कोई हाइड्रोकार्बन ऐसा नजर आता है जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो समझ जाओ कि वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों है संतृप्त हाइड्रोकार्बन? ये का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कभी भी दूसरे हाइड्रोजन परमाणुओं को अपने ऊपर नहीं जोड़ सकते हैं, और अपने ऊपर नहीं जोड़ पा रहे अर्थात वे योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखा पा रहे, और जो योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखा पा रहा है, इसका मतलब वो पहले से ही पूरा भरा हुआ है, वो संतृप्त है, इसलिए तो उसे कहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ध्यान रखना। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, चलो, ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, इनके दूसरे नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरे नाम बताता हूं, काम आएंगे आपके। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह दो या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पर इनका एक नाम पैराफिन भी होता है, PARAFFIN, इनका नाम पैराफिन भी होता है, और इनका एक नाम एल्केन भी है। एल्केन तो मैं आपको पढ़ाई दूंगा आगे जब मैं नामकरण सिखाऊंगा, पर ध्यान रखना पैराफिन इनका नाम होता है। मैंने आपको बता दिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, जो योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाने के, और इनका दूसरा नाम पैराफिन भी है और एक नाम इनका एल्केन भी है। जैसे अब एग्जाम्पल देख लो आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। एक एग्जाम्पल है
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है। एक एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड है। एक एग्जांपल हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH3। यदि कार्बन कार्बन के बीच आपको सिंगल बॉन्ड नजर आते हैं तो समझ जाओ वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या वो पैराफिन है या वो एल्केन है, कुछ भी नाम कह देना आपको जो अच्छा लगता है। दो कार्बन है तो एथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, यहां से उठाया मैंने एन, ठीक है, क्योंकि इनका नाम एल्केन होता है ना। तीन कार्बन है, तीन कार्बन को हम कहते हैं प्रोप। कैसे कहते हैं सर, मैं सिखाऊंगा कैसे कहते हैं, जिन बच्चों ने 10th में पढ़ रखा है उन्हें पता चल रहा होगा। तीन कार्बन प्रोप और सारे में सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। कितने कार्बन है, चार कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो एन, ब्यूटेन। तो ये इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और मिथेन भी, यदि एक कार्बन होगा ना तो मिथेन भी एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है, ध्यान रखना। आप जल्दी से पोज करके लिखो, आप पोज करके लिखो। तो पहला प्रकार हुआ हाइड्रोकार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लिख लिया बेटे, ठीक है। ये हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या पैराफिन या एल्केन, जो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, जो योगात्मक अभिक्रिया ना दिखाते हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जितने भी हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं वे सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही हैं, ठीक है। दूसरा प्रकार होता है बी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या आप कह सकते हो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसका पेट ही नहीं भरा हो, जिसका पेट भरा ही ना हो पूरा, उसे ही कहोगे आप असंतृप्त, ठीक है। जिसे अभी भूख लग रही हो, जो योगात्मक अभिक्रिया दिखा सकता हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इनमें का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच डबल, डबल का मतलब द्विबंध या ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब आप कहोगे कि सर उससे फायदा क्या है डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने से, मैं बताऊंगा क्या फायदा है। देखो, यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसका मतलब यह है कि कार्बन के पास दो हाइड्रोजन हैं डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास भी दो ही हाइड्रोजन हैं, और हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर हाइड्रोजन का रिएक्शन करना है हमें H2 का, तो हो जाएगा, क्योंकि इसके चारों बॉन्ड सिंगल सिंगल तो नहीं है, दो H है ना, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, एक H इधर जुड़ेगा, एक H यहाँ, डबल बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड है वो टूट गया है और सिग्मा बॉन्ड है, एक H इधर जोड़ोगे तो क्या बनेगा C, ये H पुराना था, ये H पुराना था, ये नया H आ गया, देखो यहाँ आ गया ना नया H, बीच में सिंगल बॉन्ड बचेगा क्योंकि डबल बॉन्ड में से एक टूट गया, एक बच गया। इस कार्बन पे ये वाला H पुराना था, ये पुराना था, ये नया जुड़ गया। तो बताओ डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन ये क्या है, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और तो नहीं है इसमें। डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का योग हो चुका है या योग हो सकता है, और जोड़ यदि ये दिखाता है, योग दिखाता है, योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है, इसका मतलब इसका पेट पूरा भरा हुआ नहीं है, और जिसका पेट पूरा नहीं भरा हुआ उसे संतृप्त कैसे कह देंगे हम। तो डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन तो असंतृप्त होंगे ही, और जब डबल बॉन्डेड असंतृप्त है तो ट्रिपल बॉन्डेड तो होंगे ही। यदि मैं कह दूं आपको C सिंगल बॉन्ड H ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है, हो जाएगा नहीं, एक बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर, एक H इधर, ये क्या बन जाएगा बताओ क्या है, CH2,
CH2, बीच में कितने बॉन्ड बचेंगे? 2, और इधर भी क्या बन जाएगा? CH2। देखो ये भी CH2 बन गया इधर, और इसके ऊपर डबल बॉन्ड के ऊपर तो रिएक्शन ये पढ़ी है आपने अभी। तो इसका मतलब ये है कि जो डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका पेट पूरा भरा हुआ नहीं होता है, वे हाइड्रोजन के अपने ऊपर और भी अधिक मात्रा में जोड़ सकते हैं, यानी हाइड्रोजन के साथ योगात्मक अभिक्रिया दिखा सकते हैं। इसलिए पूरा भरा हुआ ना होने के कारण हम उन्हें कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहां लिख सकते हो आप इस बात को, ये योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, ये योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। भाई योगात्मक अभिक्रिया दिखा रहे, जभी तो हम इन्हें कह रहे असंतृप्त हैं ये। ठीक है, चाहे वो डबल बॉन्डेड हो चाहे में ट्रिपल बॉन्डेड हो। जैसे एग्जांपल लिख सकते हो आप, डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल लिख दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन है? 2, एथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम कहते हैं ईन, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने कार्बन है? 2, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं आइन, इथाइन है इसका नाम। ठीक है, वैसे इसका नाम इथाइलिन है, इसका एसिटिलीन है। आप इनके सामान्य नाम भी लिख सकते हो, मैं सिखाऊंगा ये आगे नामकरण में आपको। ठीक है, तो हमें पता चला कि भाई जो खुली श्रृंखला यौगिक हैं उनका पहला प्रकार है हाइड्रोकार्बन। पहला प्रकार क्या है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन होते हैं दो तरह के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन हो या जो योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हो, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन हो और जो योगात्मक अभिक्रिया जरूर दिखाते हो। ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिखो। फिर हम दूसरे प्रकार की बात कर रहे हैं, खुली श्रृंखला यौगिकों का एक दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया था जिसका नाम था हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। जल्दी से पॉज करके लिखो। आप लिख लिया? ठीक है, तो खुली श्रृंखला यौगिकों का पहला प्रकार था हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े मुख्य रूप से दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड वाले हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा हाइड्रोकार्बन शब्द का क्या मतलब है। अब हम बात करेंगे दूसरा प्रकार, नंबर 2। पहला प्रकार तो हमने पढ़ा था खुली श्रृंखला यौगिकों में हाइड्रोकार्बन, दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, यानी जो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न होते हो, या आप लिख सकते हो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को ऐसे शॉर्ट में लिख लिया करो, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है ना, उसका एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा और उसके जगह या तो जैसे Br आ गया या Cl आ गया या OH आ गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कहूंगा आपको कि हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है CH4, ये एक हाइड्रोकार्बन है, और इसमें से क्या हुआ, इसमें से माइनस हो गया एक H। ठीक है, चलो H ही कर देता हूं। यहां से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और उसकी जगह हम लिया है Cl को, तो क्या होगा, 3 हाइड्रोजन तो इसके पास रह जाएंगे और एक हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा Cl। तो ये हाइड्रोकार्बन थोड़ा ही है भाई, ये क्या था, ये तो था CH4। CH4 की तो शक्ल देखते ही बता दोगे आप हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ। पर जब इसे देखोगे तो ये है CH3Cl, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है? आप कहोगे नहीं सर हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, इसमें तो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा एक तीसरा तत्व का परमाणु है क्लोरीन का, तो इसे हाइड्रोकार्बन तो कह ही नहीं सकते। पर यह हाइड्रोकार्बन से तो बना है, ड्राइव किससे हुआ है? हाइड्रोकार्बन से।
तो इसलिए हम कहते हैं इसे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो खुली श्रृंखला यौगिकों में दो प्रकार जो बताए गए, उनमें से पहला प्रकार तो हाइड्रोकार्बन का है और दूसरा प्रकार है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कैसे बनता है? हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दिया जाता है किसी विशेष प्रकार के परमाणु द्वारा। ठीक है, इनमें हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु, जरूरी नहीं कि एक हाइड्रोजन परमाणु, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं विस्थापित। हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे समूह, अब दूसरे समूह जैसे मैं बताता हूं, जैसे दूसरे समूह जैसे मान लो Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, या Br द्वारा, या OH द्वारा, चलो जैसे को आप ब्रैकेट में लिख लो यहां, यूं, द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। कैसे हो जाता है देखो, एग्जाम्पल में समझ में आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने एग्जाम्पल लिखा C2H6। आप कहोगे कि सर हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 5 बचे, एक हाइड्रोजन जो निकला उसकी जगह Cl आ गया, तो ये कोई हाइड्रोकार्बन है, ये तो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। इसका नाम है इथाइल और इसका क्लोराइड, तो इसका नाम आप लिख सकते हो इथाइल क्लोराइड, और इथाइल क्लोराइड को आप क्लोरोइथेन भी लिख सकते हो, क्लोरोइथेन। ठीक है, क्लोरोइथेन इसका यूपीएससी नाम है, इथाइल क्लोराइड है इसका सामान्य नाम। इसी तरीके से यदि मैं कहूं आपको CH4 है मीथेन, अब मैंने इसके 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, 3 बचे, और इसकी जगह मैंने जोड़ दिया OH। वो जो हाइड्रोजन हटाया ना चौथा, उसकी जगह OH ग्रुप जोड़ दिया। देखो ये लिखा ना, OH ग्रुप भी हटा सकता है हाइड्रोजन को। इसका नाम होगा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल सामान्य नाम। IUPAC में से कहते हैं मीथेनॉल। ये सारे नाम लिखने सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी तो हम वर्गीकरण पढ़ रहे। तो ऐसे होते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। जल्दी से पोज करके लिखो, आप पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अगली बात कर रहे हैं हम। तो खुली श्रृंखला यौगिक तो हमने सारे पढ़ लिए। खुली श्रृंखला यौगिकों का वर्गीकरण में जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया। आपको बता दिया कि कार्बन परमाणुओं की खुली हुई श्रृंखला होती है, ठीक है, ये बात बता दी। फिर बता दिया कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन, एक तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बता दिया आपको, और हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, वो भी बता दिया, और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव भी आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे बंद श्रृंखला यौगिकों के बारे में, ठीक है। तो दूसरा प्रकार जो कार्बनिक यौगिकों का मैंने आपको सिखाया था, नंबर 2, बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला यौगिकों का एक नाम बताया था, चक्रीय यौगिक, या आप इन्हें कह सकते हो साइक्लिक कंपाउंड्स। चलो इनके बारे में बात कर रहे हैं। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाएगी। जैसे मैं कह दूं आपको, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, हाइड्रोजन से संयोजकता पूरी कर देंगे। हम कैसे करेंगे आगे बताऊंगा, अभी तो सिर्फ समझ लो। ये चक्र बन गया एक, तो एक खुली श्रृंखला यौगिक थोड़ा ही है। यदि मैं आपको कहता कि 3 कार्बन इस तरह जुड़े हुए, तो ये तो खुली श्रृंखला यौगिक होता, हाइड्रोजन से संयोजकता तो पूरी कर ही दोगे आप। आगे मैं आपको सिखाऊंगा भी। ये खुली श्रृंखला यौगिक है और ये बंद श्रृंखला यौगिक। कार्बन तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, पर अंतर तो समझ में आ रहा है आपको।
तो यदि कोई आपसे पूछेगा कि चक्रीय यौगिक या बंध श्रृंखला यौगिक किसे कहते हैं, तो आप सीधा जवाब दोगे कि इनमें कार्बन परमाणुओं की बंध श्रृंखला कार्बन परमाणुओं की बंध श्रृंखला पाई जाती है या होती है। कार्बन परमाणुओं की बंध श्रृंखला पाई जाती है या होती है, कुछ भी लिख दो आपको जो अच्छा लगता हो। ठीक है, अब हमें एक बात का पता चला था कि बंध श्रृंखला यौगिकों का वर्गीकरण हमने दो प्रकार से किया था, एक तो संरचना के आधार पर, एक गुणों के आधार पर। तो आप एक हेडिंग बना लो, संरचना के आधार पर वर्गीकरण इनका एक हेडिंग बनाओ, बंध श्रृंखला यौगिकों का संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो यदि बंध श्रृंखला यौगिकों का संरचना के आधार पर आप वर्गीकरण करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो यहां लिख देता हूं शॉर्ट में ही, दो प्रकार के होते हैं। कोई आपसे पूछता है कि बंध श्रृंखला यौगिक संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में जो पहला प्रकार हमें पढ़ना है वो पढ़ना है समचक्रीय। तो आप नंबर ए लिख लो, चलो ए लिख लो या नंबर फर्स्ट लिख लो, एक ही बात है। आप लिखोगे समचक्रीय यौगिक। ठीक है, समचक्रीय यौगिक कहो या फिर आप कह सकते हो कार्बोचक्रीय यौगिक। ठीक है, या समचक्रीय को आप कह सकते हो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कह सकते हो इंग्लिश में। समचक्रीय यौगिक या कार्बोचक्रीय यौगिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नाम से ही पता चल रहा। एक बात ध्यान रखनी है, चक्र का जो निर्माण होगा ना इनमें, चक्र माने वलय, रिंग, छल्ला, चक्र का निर्माण किससे होगा? केवल कार्बन परमाणुओं द्वारा। यदि किसी चक्रीय यौगिक में चक्र का निर्माण केवल कार्बन परमाणुओं द्वारा होता है तो समझ जाओ कि वो जो चक्रीय यौगिक है वो समचक्रीय या कार्बोचक्रीय या होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कहता हूं, यहां से लिखते हैं, चलो एग्जांपल। जैसे मैं कहूं आपको कि यहां हमारे पास ये एक चक्र है, देखो चक्र है ना ये, और चक्र का निर्माण कार्बन परमाणुओं से ही हो रहा है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये H2 को इधर लिख लेना चाहे। ठीक है, और यदि मैं कहूँ आपको इसका नाम पता क्या होगा, चक्र को कहते हैं हम साइक्लो, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोप्रोपेन है इसका नाम, साइक्लोप्रोपेन। अब यदि मैं कहूँ 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन इसे भी 2 चाहिए, इसे भी 2 चाहिए, क्योंकि कार्बन को अपने 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, 1 2 और 2 हाइड्रोजन अलग अलग बॉन्ड से जुड़ेंगे, यहाँ भले ही इकट्ठा लिख रखा हूं हमने। तो साइक्लो नाम है इसका, साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोब्यूटेन है इसका नाम। तो चक्र के निर्माण में तो कार्बन 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 ही है, और तो नहीं कोई कर रहा चक्र का निर्माण। जब कार्बन 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 यानी एक ही तत्व के परमाणु चक्र का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं समचक्रीय। अब यदि मैं कहूँ आपको 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन इसे चाहिए, 2 नहीं 1 चाहिए, 1 क्यों चाहिए 1 बताओ,
3 बॉन्ड तो इसने बनाई रखे, एक की तो कमी है, एक हाइड्रोजन इसे चाहिए, एक इसे चाहिए, एक इसे चाहिए, एक हाइड्रोजन इसे चाहिए, एक इसे, होगी सबकी संयोजकता पूरी। ये है आपका बेंजीन, 10th में भी पढ़ गए आप इसे, बेंजीन है ये। तो बेंजीन में भी चक्र का निर्माण केवल कार्बन परमाणुओं द्वारा ही होता है। तो बेंजीन भी एक समचक्रीय यौगिक है या होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो संरचना के आधार पर बंध श्रृंखला या चक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है समचक्रीय या कार्बोचक्रीय, इसमें चक्र का निर्माण केवल कार्बन परमाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, देखो जल्दी से पॉज करके लिखो, आप पॉज करके लिखो, लिख लिया बेटे? ठीक है, तो हमें पता चला कि पहला प्रकार या ए टाइप हमने जो पढ़ा वो पढ़ा समचक्रीय यौगिक या कार्बोचक्रीय यौगिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हो। इन यौगिकों में चक्र का निर्माण केवल कार्बन परमाणुओं द्वारा ही होता है, यानी चक्र के निर्माण में कार्बन के अलावा कोई दूसरा तत्व का परमाणु हिस्सा नहीं लेगा। जहां भी चक्र बन रहा होगा वो कार्बन परमाणुओं के बीच ही बन रहा होगा, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं समचक्रीय यौगिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, चलो अब लिखते हैं हेडिंग नंबर बी। हेडिंग नंबर बी, विषम चक्रीय यौगिक, या इंग्लिश में आप कह सकते हो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, विषम चक्रीय यौगिक या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नाम से ही पता चल रहा कि चक्र के निर्माण में सारे परमाणु एक जैसे नहीं होंगे, यानी सारे परमाणु कार्बन के नहीं होंगे। तो यहां लिख लो आप चक्र के निर्माण में कार्बन के अतिरिक्त दूसरे परमाणु या दूसरे तत्व के परमाणु भी लिख सकते हो आप, दूसरे परमाणु भी भाग लेते हैं, यानी सारे परमाणु कार्बन के नहीं होंगे। जैसे आप एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो मेरे पास ये संरचना देखो, जरा अजीब सी लगेगी देखने में आपको। इस संरचना को देखो, आप कहोगे कि सर ये क्या बना दिया। देखो ये कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन। जैसे आप बेंजीन को ऐसे बनाते हो ना, ये आपने बेंजीन बना दिया, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो हर एक कोने पर क्या है, कार्बन है, कार्बन यहां। ठीक है, अब इतने कार्बन इतने हाइड्रोजन कौन बनाएगा? शॉर्ट में लिख दिया, ऐसे लिख देते हैं हम, ये बेंजीन ही है। कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन बनाने की यहां आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, सिखाऊंगा इस तरह के संरचनाएं भी बनानी आपको, सिखाऊंगा इसी यूनिट में। देखो इसमें यहां कार्बन है, चक्र ये बन रहा, चक्र कार्बन 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 कार्बन, पर ये तो नाइट्रोजन आ गया ना। क्या चक्र का निर्माण में केवल कार्बन ही हिस्सा ले रहा है? नहीं, यहां नाइट्रोजन है। ठीक है, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोपायरोल। इसका नाम टेट्राहाइड्रोपायरोल होता है। ठीक है, ये एक विषम चक्रीय यौगिक है, चक्र के निर्माण में केवल कार्बन परमाणु हिस्सा नहीं लेते हैं। इसी तरीके से आप इस यौगिक को देख सकते हो। देखो इसे, ये जो मैंने बनाया है यहां, ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन
फ्यूरेन है, FURAN। कुछ बुक्स में फ्यूरोन लिखा हुआ है, पर इसका सही नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसी तरीके से यदि मैं आपको कहूं कि मैं बेंजीन रिंग बनाता तो इस तरह बनाता, पर ये बेंजीन रिंग नहीं है, यहाँ इसमें नाइट्रोजन है। तो चक्र के निर्माण में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन आ गया, यहाँ चक्र के निर्माण में कार्बन के अलावा एक आ गया ऑक्सीजन, यहाँ आ गया नाइट्रोजन। इसे कहते हैं पाइरिडीन, PYRIDINE, पाइरिडीन। ये भी एक विषम चक्रीय यौगिक है। तो विषम चक्रीय यौगिक वे होते हैं जिनमें चक्र के निर्माण में कार्बन के अलावा दूसरे तत्वों के परमाणु भी आ जाते हैं। ठीक है, पता चल गया विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक। जल्दी से पोज करके लिखो, पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, चलो अगली बात कर रहे हैं। तो ये तो वर्गीकरण हुआ हमारा संरचना के आधार पर, किनका? चक्रीय यौगिकों का। संरचना के आधार पर चक्रीय यौगिकों का वर्गीकरण हमने सीख लिया, कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। अब हमें करना है वर्गीकरण गुणों के आधार पर। ठीक है, एक हेडिंग लिख लो आप, हेडिंग लिखो, एक हेडिंग लिखो, गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर चक्रीय यौगिकों का वर्गीकरण। गुणों के आधार पर चक्रीय यौगिकों का वर्गीकरण। तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार। गुणों के आधार पर चक्रीय यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर ए, एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और एक होते हैं एरोमेटिक। दोनों बता दूंगा, पहले एलिसाइक्लिक देख लो आप। एलिसाइक्लिक कंपाउंड वे होते हैं जिनके गुण एलिफेटिक यौगिकों जैसे हों। एलिफेटिक कहते हैं खुली श्रृंखला यौगिकों को, ध्यान रखना। तो इनके जो गुण होते हैं, इनके जो गुण होते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड्स जैसे, या एलिफेटिक कंपाउंड्स के समान। बस इतनी बात लिखवाऊंगा यहां में। यदि कोई आपसे पूछता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं, तो आप कहोगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वे चक्रीय यौगिक हैं या वे बंद श्रृंखला यौगिक हैं जिनके गुण एलिफेटिक कंपाउंड्स या एलिफेटिक यौगिकों या खुली श्रृंखला यौगिकों जैसे होते हैं। खुली श्रृंखला यौगिक ज्यादातर गंधहीन होते हैं, सुन लो बात को, गंधहीन होते हैं ज्यादातर, और जलने पर धुआं भी नहीं देते हैं। तो इनके गुण भी ऐसे होते हैं एलिफेटिक यौगिकों जैसे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इनके एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये एक कंपाउंड है। बच्चे सोचेंगे जी ये ट्राइंगल है, त्रिभुज है। त्रिभुज नहीं, कार्बन कार्बन कार्बन, तीन कार्बन, चक्र बन रहा तीन कार्बन का। चक्र है तो साइक्लो, तीन कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोप्रोपेन है ये। क्या है? साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से ये बना दिया ना यदि मैंने, तो कुछ बच्चे कहेंगे आयत है, कोई वर्ग कहेगा। केमिस्ट्री वाला बच्चा कार्बन गिनेगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, ब्यूटेन तो होगा ही, पर चक्र भी तो बन रहा। तो पहले तो साइक्लो कहना पड़ेगा, साइक्लो, 4 कार्बन ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है हर जगह एन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, और यदि मैंने ऐसा ही कंपाउंड अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया हूं, देखना जरा, ऐसा कंपाउंड सिखाया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, इसमें भी हर जगह सिंगल बॉन्ड ही है, इसके गुण भी खुली श्रृंखला यौगिकों के समान होते हैं। इसका नाम मैंने आपको बताया था टेट्राहाइड्रोपाइरोल, टेट्राहाइड्रोपाइरोल। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं ना, ऐसा संरचना देखो,
बेंजीन नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, हर जगह बेंजीन में डबल सिंगल ऐसे होते हैं। इसका नाम चक्र बन रहा, तो साइक्लो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोहेक्सेन है। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको, ये सारे एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, यानी ऐसे चक्रीय यौगिक जिनके गुण खुली श्रृंखला यौगिकों के समान होते हैं। जल्दी से पोज करके लिखो, आप पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। तो गुणों के आधार पर चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं। उनमें से हमने पहला प्रकार पढ़ लिया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की खासियत यह है कि इनके गुण होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स जैसे, यानी खुली श्रृंखला यौगिकों जैसे गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। ज्यादातर गंधहीन होंगे, जलने पर धुआं नहीं देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बी पार्ट पर। गुणों के आधार पर चक्रीय यौगिकों का जो दूसरा प्रकार है उसका नाम है एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक, हिंदी में भी एरोमेटिक ही कहते हैं, ध्यान रखना। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? इनके अंदर कुछ खासियत है। पहली खासियत तो इनके अंदर होती है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग होती है, कम से कम एक बेंजीन रिंग होगी। यदि किसी यौगिक में आपको बेंजीन रिंग नजर आती है तो समझ जाओ एरोमेटिक कंपाउंड है। पहचान करने का तरीका है। अच्छा, ये जो एरोमा है ना, एरोमा, एरोमेटिक शब्द आया है एरोमा से, ग्रीक भाषा का शब्द है। एरोमा का मतलब होता है मीठी गंध, विशेष गंध। तो पहले तो जिन यौगिकों में से मीठी स्मेल आती थी ना, उन्हें कहा जाता था एरोमेटिक। फिर कुछ एरोमेटिक यौगिकों को पता चला जिनमें से बहुत अजीब सी स्मेल आती है, मीठी स्मेल नहीं आती। तो आप ध्यान रखना कि एरोमेटिक यौगिकों की एक पहचान ये भी है कि इनमें से विशेष प्रकार की गंध होती है इनमें। ठीक है, चलो विशिष्ट लिखता हूं। विशिष्ट प्रकार की गंध। तो जिन चक्रीय यौगिकों में से आपको गंध आती है वे सारे चक्रीय यौगिक एरोमेटिक होंगे। अच्छा, एक पहचान और बताता हूं इनकी, एक गुण और बताता हूं। ये जलने पर धुआं देते हैं। जलने पर धुआं देते हैं। तो जो चक्रीय यौगिक जलने पर धुआं देते हैं वे सभी कैसे होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, ये हमारे पास एरोमेटिक यौगिक है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग आ गया है तो बेंजीन ही है। तो बेंजीन तो एरोमेटिक कंपाउंड है, पक्की बात है, बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है, और यदि मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊं कि ये बेंजीन बनाया मैंने, बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हो आप। ये बेंजीन बनाया और इसके टॉप पे जोड़ दिया CH3, तो इसे हम कहते हैं टोलुईन। टोलुईन ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और यदि बेंजीन रिंग बनाया और इसके ऊपर जोड़ दिया हमने OH, तो ये बना फिनॉल, और ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताता हूं आपको, देखो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका नाम मैंने अभी बताया था आपको, पाइरिडीन। पाइरिडीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये तीन बातें ध्यान रखनी है आपको। जल्दी से पोज करके लिखो, आप पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है, देखो मैं अब आपको एक बार फास्ट रिवीजन कराऊंगा इस सारी चीज का। जो मैंने आपको आज पढ़ाया है ध्यान से समझना, बिल्कुल एकदम। ठीक है, बहुत सारे नाम तो लिखवाने का नहीं हूं किसी भी चीज के, बस सिर्फ देखना है, समझना है आपको, लिखना कुछ नहीं है। देखो हमने आज क्या पढ़ा है,
हमने पढ़ा है कि ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं खुली श्रृंखला यौगिक, खुली श्रृंखला यौगिक, और एक होते हैं बंद श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक। नाम इनके मैंने चार चार बताए आपको कि खुली श्रृंखला यौगिक कौन कौन से हैं, बंद श्रृंखला यौगिक कौन कौन से। फिर बताया कि जो खुली श्रृंखला यौगिक हैं, ये खुली श्रृंखला यौगिक दो प्रकार के हैं। एक तो है हाइड्रोकार्बन और एक है हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव या व्युत्पन्न। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोकार्बन है ये फिर दोबारा से दो तरह के हैं। एक तो बताए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक बताए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सारे बता दिए। बंद श्रृंखला यौगिकों में बताया कि आप इनका वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हो। एक तो इनका वर्गीकरण कर सकते हो आप संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हो, और एक कर सकते हो गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर। दो प्रकार से इनका वर्गीकरण कर सकते हो। यदि आप संरचना के आधार पर करते हो तो दो प्रकार हैं। ठीक है। इनमें पहला प्रकार है समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक, जिनमें चक्र का निर्माण केवल कार्बन परमाणुओं से होता हो, और एक होते हैं विषम चक्रीय, हेटेरोसाइक्लिक, विषम चक्रीय यौगिक, जिनमें चक्र के निर्माण में कार्बन के अलावा कोई दूसरा परमाणु भी आ गया हो। गुणों के आधार पर भी दो प्रकार के हैं। एक तो हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में हैं जिनके गुण खुली श्रृंखला यौगिक यानी इनके जैसे हैं, इन सब के जैसे। ठीक है। और एक है एरोमेटिक। एरोमेटिक में मैंने तीन खासियत बताई आपको। बेंजीन रिंग होना चाहिए, ठीक है, विशेष प्रकार की स्मेल होनी चाहिए, जलने पर धुआं देने चाहिए। ये सारी बातें आज हमने पढ़ी हैं। ठीक है। आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। जल्दी से पॉज करके लिखना चाहो लिख लो, वैसे तो आपने लिख ही रखा है। ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। ठीक है। इसकी अगली पढ़ाई हम कल करेंगे। बस आज इतना ही पढ़ेंगे। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।